प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। मौर्यकालीन प्रशासन में यदि देखा जाए तो सबसे पहला महत्वपूर्ण अधिकारी समाहर्ता होता था, जिसका कार्य राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा देना एवं बजट तैयार करना होता था या वार्षिक बजट तैयार करना होता था। दूसरा महत्वपूर्ण अधिकारी सन्निधाता अर्थात कोषाध्यक्ष होता था। तीसरा अधिकारी कर्मांतिक होता था, जो उद्योगों का संचालक होता था अर्थात उद्योगों का संचालन करता था। चौथा महत्वपूर्ण अधिकारी मंत्री परिषदाध्यक्ष होता था, जो मंत्री परिषद का सचिव होता था। आज के हिसाब से यह पद एक प्रकार से कैबिनेट सेक्रेटरी के स्तर का होता था। पांचवा महत्वपूर्ण अधिकारी अंतपाल होता था, जो सीमांत प्रदेशों की देखभाल करता था। छठा महत्वपूर्ण अधिकारी प्रशासता होता था। प्रशासता का कार्य क्या होता था? सो देखिए, प्रशासता राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाले विभाग का प्रमुख होता था। सातवां महत्वपूर्ण अधिकारी द्व्यवारिक होता था, जो राजप्रसाद या राजमहल का अधिकारी होता था। आठवां महत्वपूर्ण अधिकारी अंतवांशिक होता था, जो राजा के निजी अंगरक्षक दल का प्रधान होता था। नौवां महत्वपूर्ण अधिकारी शीताध्यक्ष होता था, जो राजकीय भूमि या कृषि भूमि का प्रधान होता था। 10वां महत्वपूर्ण अधिकारी रूपदर्शक होता था, जो मुद्रा को परखने वाला, मुद्रा की शुद्धता की जांच करने वाला अधिकारी होता था। 11वां महत्वपूर्ण अधिकारी कुप्याध्यक्ष होता था, जो वन विभाग का प्रधान होता था। 12वां महत्वपूर्ण अधिकारी विविताध्यक्ष होता था, जो चारागाह का अध्यक्ष होता था या चारागाह विभाग का प्रमुख होता था। 13वां महत्वपूर्ण पदाधिकारी पत्तनाध्यक्ष होता था, जो बंदरगाहों के विभाग का प्रधान होता था। 14वां महत्वपूर्ण अधिकारी शुल्काध्यक्ष होता था, जो चुंगी विभाग या सीमा शुल्क विभाग का प्रमुख होता था। 15वां महत्वपूर्ण अधिकारी सूनाध्यक्ष होता था, जो बूचर खाने अर्थात स्लॉटर फार्म का प्रधान होता था। 16वां महत्वपूर्ण अधिकारी गणिकाध्यक्ष होता था, जो वेश्याओं से संबंधित विभाग का अध्यक्ष होता था। 17वां महत्वपूर्ण अधिकारी बंधगारा अध्यक्ष होता था, जो जेल खाने का प्रमुख होता था। 18वां प्रमुख अधिकारी वत्याध्यक्ष होता था, जो पासपोर्ट जारी करने वाले विभाग का प्रमुख होता था। 19वां प्रमुख अधिकारी पन्याध्यक्ष होता था, जो व्यापार विभाग का प्रधान होता था। 20वां प्रमुख अधिकारी संख्यांक होता था, इसका कार्य हिसाब किताब रखना होता था। 21वां प्रमुख अधिकारी निविग्राहक होता था, यह एक प्रकार से कोषाध्यक्ष होता था। 22वां प्रमुख अधिकारी अनिकस्थ होता था, जिसका काम हाथियों को साधना होता था। 23वां प्रमुख अधिकारी जंघारिक होता था, जो मैसेंजर या संदेश वाहक का कार्य करता था। जहां तक मौर्यकालीन प्रशासन में राजा की स्थिति की बात है, तो कौटिल्य राजतंत्र का समर्थक था। साथ ही वह मानता था कि राजा को सर्वशक्तिशाली होना चाहिए। साथ ही साथ कौटिल्य यह भी मानता था कि राजा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि किसी भी समस्या की स्थिति में यदि राजा के कानूनों और परंपरागत कानूनों में मतभेद हो,
तो राजा द्वारा बनाया गया कानून या इम्प्लीमेंट किया गया कानून मान्य होगा। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि क्षत्रियों को ही राजा बनना चाहिए। साथ ही अर्थशास्त्र में यह भी कहा गया है कि जन साधारण राजा नहीं हो सकता। जहां तक मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन की बात है तो अशोक के अभिलेखों से कुल मिलाकर 5 प्रांतों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। पहला उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन या उज्जैनी थी। तीसरा प्रांत कलिंग था, जिसकी राजधानी तोसली थी। चौथा प्रांत दक्षिणापथ था, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। पांचवा प्रांत प्राच्य या प्रासी था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रांतपति प्रायः राजकीय परिवार के लोगों से ही नियुक्त किए जाते थे और वे कुमार या आर्यपुत्र के नाम से जाने जाते थे। जहां तक मौर्यकालीन स्थानीय प्रशासन की बात है तो प्रांतों का विभाजन जिलों में होता था। जिला को विषय या आहार कहा जाता था और जिला से जुड़े हुए प्रमुख पदाधिकारी युक्त रज्जुक एवं प्रादेशिक होते थे। और हमारे लिए यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि जो जिले का प्रमुख अधिकारी होता था उसकी नियुक्ति डायरेक्ट राजा के द्वारा किया जाता था। कहने का आशय यह कि मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्रीकरण का तत्व कहीं प्रबल था। अन्य कालों की तुलना में मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में सेंट्रलाइजेशन की प्रवृत्ति ज्यादा प्रबल थी। अगर हम जिले के नीचे आए तो गांव और जिले के बीच में एक मध्यवर्ती स्तर होता था जो 5 या 10 गांवों की इकाई होता था। इस इकाई से संबंधित 2 अधिकारी होते थे जिन्हें गोप एवं स्थानिक कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम या गांव होती थी। जिलाधिकारी को एग्रोनोमोई कहा जाता था, जबकि नगर कमिश्नर को एरिस्टोनोमोई कहा जाता था। यदि हम गांवों के प्रकार की बात करें तो ग्रामाग्र वे साधारण गांव होते थे जहां से राजकीय कर की वसूली होती थी। दूसरे टाइप का गांव परिहारक होता था जो कर मुक्त गांव होता था, जिसे बृहदेय गांव भी कहा जाता था। तीसरा गांव आयुधीय होता था। जो मौर्यकालीन सेना में मैक्सिमम जो सैनिक अपॉइंट होते थे वे आयुधीय गांवों से ही नियुक्त होते थे। चौथा गांव हिरण्य गांव होता था जो नगद कर के साथ साथ धन, धान्य, पशु, कच्चा माल और बेगार प्रदान करने का कार्य करता था। पांचवा गांव कुप्य होता था जो कच्चा माल प्रदान करने का कार्य करता था। छठा गांव विष्टि होता था जो बेगार देने वाला गांव होता था। जहां तक मुगल कालीन नगर प्रशासन की बात है तो नगर प्रशासन का मौर्य काल में एक श्रेणीबद्ध संगठन था। नगर में कानून बनाए रखना नगर निरीक्षक या नगरक का कार्य होता था। मेगास्थनीज ने कहा है कि पाटलिपुत्र की नगर सभा में 6 उप समितियां थी और प्रत्येक उप समिति में कुल मिलाकर 5-5 मेंबर होते थे। 10 या 20 या 40 परिवारों के ऊपर गोप नामक अधिकारी होता था। गोप के ऊपर स्थानिक नाम का अधिकारी होता था जो संपूर्ण नगर के चौथे भाग का शासक होता था। जहां तक न्याय प्रशासन की बात है तो मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय होते थे। पहला धर्मस्थीय न्यायालय। धर्मस्थीय न्यायालय एक प्रकार से दीवानी न्यायालय के समकक्ष होता था। इसका प्रमुख धर्मस्थ होता था, जबकि दूसरा न्यायालय कंटक शोधन न्यायालय होता था।
कंटक शोधन न्यायालय आज के फौजदारी न्यायालय के समक्ष होता था या समकक्ष होता था, जिसका न्यायाधीश प्रादेशिक कहलाता था। जहां तक राजदूतों की बात है तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजदूतों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि मौर्य काल में राजदूत 3 प्रकार के होते थे: निसृष्टार्थ, परिमितार्थ और शासनहार। जहां तक सैन्य प्रशासन की बात है तो जिस प्रकार से नगर प्रशासन में कुल मिलाकर 6 समितियां होती थी, वैसे ही सैन्य प्रशासन में भी 5-5 सदस्यों वाली कुल मिलाकर 6 समितियां होती थी। अब उनके कार्यों को ध्यान में रखना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहली समिति पैदल सेना का कार्य देखती थी, दूसरी समिति घुड़सवार सेना का कार्य देखती थी, तीसरी समिति रथारोही सेना का कार्य देखती थी, चौथी समिति गज सेना का कार्य देखती थी, 5वीं समिति नौ सेना या जल सेना का काम देखती थी और 6ठी समिति जो थी वह रसद विभाग से संबंधित था। जहां तक राजकीय आय के स्रोत की बात है तो एक दुर्ग नाम का कर होता था जो सामान्यतः नगर से प्राप्त आय होता था। राष्ट्र नामक कर ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त आय होता था। सीता नाम का जो कर होता था वह राजकीय भूमि से प्राप्त आय होता था। भाग नाम का कर कृषि उत्पादन का 6ठा हिस्सा होता था। कहने का आशय यह कि भाग एक प्रकार से भू राजस्व होता था। कर जो होता था वह फलों के बाग पर लगाए जाने वाले कर को कर कहा जाता था। जहां तक विविध नामक कर की बात है तो चारागाहों से वसूल किए जाने वाले कर को विविध कहा जाता था। इसी प्रकार से वर्तनी रोड टैक्स या सड़क कर होता था। रज्जू भूमि पैमाइश पर कर होता था। चोर रज्जू चौकीदार या पुलिस कर होता था। खनिज से प्राप्त आय को खनी कहा जाता था। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से राज्य को जो आमदनी होती थी उसे सेतु कहा जाता था। पशुपालन से प्राप्त आय को ब्रज कहा जाता था। जंगल से प्राप्त आय को वन कहा जाता था और स्थल पथ या जल पथ से प्राप्त आय को वनिक पथ के नाम से जाना जाता था। तो मित्रों, आज के क्लास में हम लोगों ने मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन किया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने इस YouTube चैनल संबोधि क्लासेज को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।